राधे राधे सभी को। तो दोस्तों साइकोलॉजी में अपना टॉपिक चल रहा था समायोजन और कुसमायोजन, जो कि अपनों ने सबसे पहले इससे पार्ट 1 किया था, जिसमें समायोजन को कंप्लीट कर लिया था और उसमें मैंने समायोजन और कुसमायोजन दोनों में अंतर बताया था। तो समायोजन तो एडजस्टमेंट ही है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कहीं पर भी आप जाते हो बाहर या स्टडी करने जाते हो कहीं रूम में, तो मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया था, अगर किसी चीज़ कोई भी स्थिति या परिस्थिति है उसके साथ संतुलित कर पाते हैं या अनुकूलित करने में हम सक्षम होते हैं, तो वो तो होता है समायोजन। वहीं इसका उल्टा है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को या अपने विचारों को किसी स्थिति या परिस्थिति के साथ संतुलित या अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होता है, यानी कि असक्षम होता है, तो वह व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है। और कुसमायोजन होने पर व्यक्ति में तनाव, असंतोष, ये हताशा, निराश, कुंठा, ये सब आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, इसका शिकार हो जाता है। ये सारे पढ़ेंगे, दबाव, हताशा, तनाव, कुंठा, सब कुछ पढ़ेंगे एक एक करके आगे। दुश्चिंता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समायोजन और कुसमायोजन का पता होना चाहिए। देखो, कुसमायोजन की स्थिति को मानसिक रोगग्रस्तता की स्थिति कहते हैं। देखो, जब बंदा कुसमायोजन, मान लो ऐसे सोचो कि कहीं बाहर का खाना उसको मान लो पसंद नहीं आ रहा किसी व्यक्ति को, या फिर आप ऐसे लो कहीं पढ़ाई कर रहा है बाहर रूम में, और वहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा, कोई मान लो फैक्ट्री है पास में, वहाँ की मान लो कि इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि वो इतना परेशान है, बार बार उस चीज़ में सोचे जा रहा है कि मैं कैसे पढ़ूँ, कि मान लो 10 दिन ही बचे हैं यानी कि एग्जाम के, और वो इस चीज़ में सोचे जा रहा है कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है, इतने ज़्यादा मतलब शोर शराबा हो रहा है। तो देखो, उसके माइंड में वही चीज़ रहेगी बार बार। या तो वो एडजस्टमेंट कर लेता है तो समायोजन है, अगर नहीं कर पाता है यानी कि संतुलित नहीं कर पाता है, तो वो तनाव, कुंठा, इन सब का शिकार हो जाता है, वो होता है कुसमायोजन। अब देखो, कुसमायोजन की थोड़ी सी परिभाषाएं देख लो कि अलेक्जेंडर और स्विट्स के अनुसार, देखो, कुसमायोजन से अभिप्राय है कि कई प्रवृत्तियों से है, जैसे अतृप्ति, बगनाशा एवं जो तनाव होता है, तनावात्मक स्थितियों से बचने की जो असक्षमता है, मन की अशांति एवं लक्षणों का निर्माण, इन सब का होता है। अलेक्जेंडर एम स्विट्स के अनुसार कुसमायोजन से ये अभिप्राय है कि वो अगर समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो इसकी स्थिति में कुसमायोजन से ये अभिप्राय है कि वो भग्नाशा, तनाव में आ जाएगा, अतृप्त या इन सब में अशांति रहेगी। ये सारे लक्षण हैं अलेक्जेंडर एम स्विट्स के अनुसार। फिर है आइजेंक और अन्य के अनुसार, देखो, यह वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकता तथा दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण असंतुष्टि होती है। मैंने मेरी बहन के कोई कमेंट भी पढ़े थे, देखे थे कि साइकोलॉजी में जितनी भी डेफिनेशंस है वो एक ही वीडियो में सभी किसी तरीके से याद करवाने की कोशिश करूँ। देखो, मैं पूरी कोशिश करूँगी, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं कोशिश करूँगी एक क्लास ले आऊँ, सभी टॉपिक में जितनी भी परिभाषाएं हैं वो ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूँगी। अब देखो, कुसमायोजन के कारण कुछ मैंने यहाँ लिखे, कुछ आगे भी लिख रखे हैं। तो देखो, व्यक्तिगत कारण भी है, वातावरण जन्य कारण भी है, माता पिता शिक्षक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी है, कुंठा, तनाव, दबाव और द्वंद, इन सबको तो करेंगे एक एक करके। पर अब देखो, व्यक्तिगत कारण में क्या होता है, वंशानुगत कारण भी होता है। कई देखो पीढ़ी में ही ऐसे होते हैं कि जैसे कि दादा अगर बुरे थे यानी कि गुस्सेल स्वभाव के थे, तो उनके बेटे यानी कि जैसे कि अपने माता पिता फिर अपने ही उस मतलब उनके अकॉर्डिंग होते हैं कि सारे गुस्से वाले ही जन्म लेने वाले, कई बार शांत स्वभाव वाले होते हैं। और शारीरिक कारण है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुसमायोजन के कारण शरीर पर भी बहुत ज्यादा जितने भी बीमारियां होती है, कुसमायोजन के जब शिकार हो जाते हैं ये हो जाते हैं। फिर व्यक्ति की प्रकृति संबंधी कारण, देखो, कई बार नेचुरल जो प्रकृति होता है वो वैसा ही बंदा होता है, हंसमुख जो जैसा है। और वातावरणीय जन्य कारण, माहौल, तो ये माहौल जो वातावरणीय जन्य कारण है ये सबसे ज्यादा असर डालता है। कैसा माहौल है, अच्छा माहौल है तो समायोजन में चला जाता है, अगर वहाँ का माहौल बुरा है तो कुसमायोजन में आ जाता है। माता पिता शिक्षक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, कई बार क्या होते हैं, माता पिता होते हैं वो जैसे घर में बेटा और बेटी है तो ज़्यादा बेटे की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है और बेटी की तरफ कम, यानी कि बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। कई होते हैं, सभी ऐसे नहीं है। कुंठा, तनाव, दबाव, द्वंद, अब इनको करेंगे दोस्तों। इनके अलावा एक बार ये और देख लो, कुसमायोजन के कारण में शारीरिक कारण, मानसिक कारण, पारिवारिक कारण बहुत सारे हैं, इसमें सामाजिक कारण, भाषाई कारण, सांस्कृतिक कारण, जातीय कारण, ये सारे कुसमायोजन के कारण हैं। आर्थिक, धार्मिक, रोजगार संबंधी कारण हो गए, वेशभूषा एवं पहनावा संबंधी कारण, बालक से परिवार की अपेक्षाएं
और बालक से समाज की और परिवार की अपेक्षाएं, बालक की स्वयं की महत्वाकांक्षाएं, ये सारे ही कुसमायोजन के कारण है। ये एक तरफ मैंने और लिख रखे कुसमायोजन के कारक, इनको भी देख लेना कौन कौन से। पारिवारिक में आ जाती है निर्धनता, जो गरीबी है, गरीबी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता दोष मैंने बता दिया, संवेगात्मक असुरक्षा, लिंग भेद, ये सारे पारिवारिक में आ जाते हैं। सामाजिक में वर्ग विषमता, खेल के मैदानों का अभाव, बेरोजगारी, अत्यधिक गतिशीलता, मनोरंजन के साधनों का अभाव। कई बार इनमें क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कुसमायोजन के कारक कौन से नहीं है, तो सामाजिक में आकर के वर्ग विषमता, खेल के मैदानों का अभाव, बेरोजगार, ये दे दे कोई एक, जिनमें इनमें से न वो दे दे कि नहीं है, पूछ लिए। विद्यालय में देख लो कौन कौन से है, पुरानी परीक्षा, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, शैक्षिक दबाव, कठोर अनुशासन, छात्र शिक्षक अनुचित अनुपात, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि, शारीरिक में विकलांग, शारीरिक रोग, रंग रूप, मांसपेशियां संतुलन अभाव, निर्बलता, ये सारे आ जाते हैं। अब करते हैं दोस्तों सबसे पहले तनाव। ये इंपॉर्टेंट है, जो कुसमायोजन के कारण में सबसे ज्यादा टेंशन। देखो, जब व्यक्ति वातावरण या समय की मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। कैसे? देखो, जब व्यक्ति वातावरण या जो समय की मांग उनके अनुरूप कोई कार्य नहीं कर पा रहा था, तब वो तनाव का शिकार हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। अब आप ऐसे लो कि मान लो आप जा रहे हो तैयारी करने के लिए कहीं बाहर, ठीक है ना। अभी रीट का एग्जाम ऐसे लो, अभी तो टाइम ही नहीं बचा, मान लो कोई 6 महीने पहले, या कोई ऐसे लो, या 4 महीने पड़े हो, या 2 महीने पड़े हो, तब मान लो आप उस टाइम में कहीं बाहर गए हो रीट की तैयारी करने के लिए, और वहां पर आपको दिक्कत हो रही है इस चीज की कि पास में मान लो फैक्ट्री है या कुछ भी, वहां के इतना शोर शराबा आ रहा है और आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो। फिर आपने क्या सोचा कि पास में ही कोई और कोई रूम वगैरह ले लो, और फिर भी आपको सही कीमत में रूम नहीं मिल रहा है। अब देखो, आपके दिमाग में ये चलता है कि यार वहां रहा तो वहां पर मेरे को आवाज आएगी, पढ़ नहीं पाऊंगा, सही रूम भी नहीं मिल रहा है, एग्जाम का टाइम भी पास आया जा रहा है, यानी कि कम रहे। इस प्रकार आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलेगी और टेंशन हो जाएगी, आपको तनाव में आ जाओगे। तो यही होता है, जब व्यक्ति वातावरण या समय की मांग के अनुरूप कोई कार्य नहीं कर पाता है तो वो तनाव का शिकार हो जाता है। अब 2 परिभाषाओं के अनुसार और देख लो तनाव कि ड्राइवर ने संतुलन के अभाव में संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उसी को ही तनाव का है। कि जब संतुलन का अभाव होता है, उसमें संकटपूर्ण जितनी भी परिस्थितियां आती है उनका सामना करते समय व्यक्ति के व्यवहार में जो जिस प्रकार का चेंजिंग आ रहा है, जिस प्रकार परिवर्तन आ रहा है, वो ही तनाव कहा है ड्राइवर ने। फिर गेट्स व अन्य, तनाव असंतुलन की दशा है और व्यक्ति को उत्तेजित दशा को समाप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तनाव तो पता चलेगा कैसे आता है, तनाव अपने ऊपर लो, हम तनाव में कैसे आते हैं ये सभी को पता होगा। फिर देखो, संघर्ष या अंतर्द्वंद बोलते हैं इसको। ये देखो, अंतर्द्वंद या जो संघर्ष है, इसका संबंध व्यक्ति के चेतन मन से होता है। और ये ध्यान रखो कि संघर्ष जो अंतर्द्वंद है, इसका सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया, तो A.R. लूरिया ने किया। अब देखो, संघर्ष और जो अंतर्द्वंद है ये है क्या, कैसे समझोगे? अब देखो, आपको ऐसे समझना है, तनाव, मैंने कहा तनाव कैसे आता है, यानी आप ऐसे देखो कि 2 दिन बाद में परीक्षा है और आपको रोल नंबर है वो इंटरनेट पर मान लो अपलोड नहीं हो रहा, और आपकी उस एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी भी नहीं है, और ऊपर से वो आपका जो रोल नंबर है वो अपलोड नहीं हो रहा है, और उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार मान लो आपका काम नहीं हो रहा है, तब आप तनाव की स्थिति में नहीं आ जाओगे। टेंशन, यार 2 दिन बाद में मेरा एग्जाम है, ऊपर से मेरी तैयारी नहीं है, रोल अपने एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम ऐसा हो जाता है ना, वो तनाव यानी कि टेंशन में आ जाते हैं। फिर संघर्ष या अंतर्द्वंद, आप ऐसे समझो कि जो संघर्ष है, जो अंतर्द्वंद है, इसमें ना व्यक्ति के समक्ष 2 परिस्थितियां उत्पन्न होती है और उन 2 परिस्थितियों में से व्यक्ति को एक का चयन करना होता है। जब ऐसी कंडीशन आती है ना, 2 परिस्थितियों में एक का चयन करना होता है, तब अंतर्द्वंद या संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है और वो बार बार उसको प्रताड़ित करती है। दोस्तों, कैसे? एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई व्यक्ति है, उसका चयन मान लो रेलवे में अफसर का और कॉलेज में व्याख्याता पद पर हो जाता है। कहाँ? रेलवे में देखो अफसर का और इधर व्याख्याता, मतलब लेवल के दोनों हो रहे हैं। उस टाइम उस व्यक्ति में क्या होगा, जब दोनों में से 2 परिस्थितियां सामने, उनमें से एक का चयन करना है, तो उसके मन में क्या होगा, संघर्ष, द्वंद उत्पन्न होगा, यानी कि अंतर्द्वंद या द्वंद या संघर्ष ये उत्पन्न होगा, और कि मैं कौन सी नौकरी को चुनूं, ये होता है संघर्ष अंतर्द्वंद, यानी कि 2 परिस्थितियों में एक का चयन करना। देखो, अब संघर्ष के प्रकार यहाँ पर कुर्तलेविन ने
अंतर्द्वंद या जो संघर्ष है इनके 3 प्रकार बताए हैं। ये देखो उपागम, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है तो इनको थोड़ा सा अच्छे से समझो कि इसी में डीपली यहाँ से क्वेश्चन बन गया, तो इन तीनों को देखना कि ये कुर्तलेविन ने अंतर्द्वंद जो संघर्ष है, जो द्वंद है, इनके 3 प्रकार बताए। एक उपागम उपागम संघर्ष, फिर परिहार परिहार संघर्ष, फिर इन दोनों में से लो यानी कि उपागम और परिहार संघर्ष। अब इन तीनों को समझो क्या है। उपागम उपागम संघर्ष है यानी कि दो समान लक्ष्यों यानी कि जो धनात्मक है, दो समान लक्ष्यों के मध्य उत्पन्न संघर्ष अथवा किन्हीं दो प्रिय वस्तुओं में से एक का चुनाव करना। यानी कि दो समान लक्ष्य है यानी कि जो धनात्मक है उन दोनों में से मतलब जो प्रिय वस्तु है उनका एक का चुनाव करना, वो ही उपागम उपागम संघर्ष कहलाता है। जैसे उदाहरण लो एक कि कोई व्यक्ति है और उसका एक राजस्थान पुलिस में इधर चयन हो गया और एक तरफ उसी का ही हो गया यानी कि क्लर्क की नौकरी में। दोनों में से अब उसको मतलब दोनों का एक साथ चयन हुआ है, एक तो राजस्थान पुलिस और एक क्लर्क नौकरी में, तो उसको इन दोनों में से एक को चुनना है यानी कि दो समान लक्ष्य है, वो है उपागम उपागम संघर्ष। दोनों का लेवल देखो। और वैसे आप एक एग्जाम्पल और ले लो कि एक तरफ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की का रिश्ता तय हुआ है किसी लड़के का, एक तरफ बहुत ही अच्छी नौकरी पर है, वो ठीक ठाक सी है, और इधर बहुत ज्यादा सुंदर लड़की है। अब ये दोनों ही मतलब उसके लिए अच्छी है, एक तरफ नौकरी वाली अच्छी पोस्ट पर। अब इन दोनों में से एक प्रिय वस्तु को चुनना है यहाँ पर, तो यही चीज है उपागम उपागम संघर्ष, यानी कि दो समान लक्ष्य यानी कि जो धनात्मक है उनके मध्य उत्पन्न संघर्ष अथवा किन्हीं दो प्रिय वस्तुओं में से एक का चुनाव करना ही ये है। ठीक है, फिर है परिहार परिहार संघर्ष। इसमें होंगे दो असमान लक्ष्य, इसमें दो समान लक्ष्य थे, इसमें अलग अलग होंगे यानी कि ऋणात्मक। दो असमान लक्ष्यों के मध्य चुनाव को लेकर उत्पन्न संघर्ष को ही परिहार परिहार संघर्ष कहते हैं। इसमें कैसे, अब आप ले कि इधर गिरा तो कुआं और उधर गिरा तो भी कुआं खाई, यानी कि इधर गिरा तो कुआं इधर गिरा तो खाई, यानी कि परिहार परिहार संघर्ष। दो असमान लक्ष्यों के मध्य चुनाव को लेकर उत्पन्न जो संघर्ष है वो। अब एक उदाहरण लो कि किसी का मतलब मान लो दांत है वो सड़ गए, तो दांत सड़ जाने पर एक तरफ तो डॉक्टर के इंजेक्शन से बचना और दूसरी तरफ दांत के सड़ जाने का, यानी कि अगर नहीं लगाया तो दांत सड़ जाएंगे, यानी कि एक तरफ तो वो डॉक्टर का जो इंजेक्शन है उनसे बचना चाहे, दूसरी तरफ कौन सा डर है कि कहीं दांत सड़ ना जाए। इन दोनों में से एक का चयन करना भी, या यही करवा लो इधर मरा तो इधर मतलब कहते हैं ना कि इधर गिरा तो कुआं उधर गिरा तो खाई, या तो डॉक्टर से इंजेक्शन लगाऊंगा तो दर्द होगा या फिर ना लगाया तो मेरे दांत सड़ जाएंगे। इस प्रकार ये होता है परिहार परिहार संघर्ष। जहाँ दोनों असमान लक्ष्य है उनके बीच में जो चुनाव है उनको लेकर उत्पन्न जो संघर्ष हो रहा है उसमें तनाव, जो अंतर्द्वंद हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है। फिर तीसरा है उपागम परिहार। इधर ये उपागम ये परिहार, यानी उपागम इसमें समान लक्ष्य मैंने बताया धनात्मक, परिहार परिहार संघर्ष में इधर असमान लक्ष्य यानी कि ऋणात्मक। तो देखो जब कोई संघर्ष धनात्मक एवं ऋणात्मक इनके मध्य हो तो उपागम परिहार संघर्ष कहलाता है। कैसे, देखो एक तरफ क्या है, मान लो छात्र है वो नौकरी तो दोस्तों लगना चाहता है लेकिन मेहनत से डरता है। अब ऐसे लो एक लड़का है वो न्यू गाड़ी खरीदना तो चाहता है लेकिन है जो महीने की उसकी किस्त आती है मासिक भुगतान वो नहीं करना चाहता, तो वो उपागम परिहार है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक के मध्य जो उपागम वो है वो उपागम परिहार संघर्ष। इसी संघर्ष में एक परिभाषा है कि फ्राइड के अनुसार इदम अहम और परम अहम इनके मध्य सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ये फ्राइड की है। अब ये जो संघर्ष है जो अंतर्द्वंद है, देखो इसके निवारण के लिए, इसका निवारण हो तो क्या करें, यानी परिवार और जो विद्यालय उनका वातावरण क्या होना चाहिए, उत्तम अच्छा होना चाहिए, और जो विद्यार्थी है उनको जो असंतोषजनक परिस्थिति है उनका सामना करना चाहिए दोस्तों, और उचित जो समायोजन है उनको करने का उनको प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, और बालक को खुद के यानी कि स्वयं के जो मामले हैं उनमें निर्णय लेने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। ये सारे निवारण है संघर्ष से बचने के। ठीक है, मैंने सबसे पहले तनाव बताया, टेंशन में कैसे आते हैं टेंशन बताई मैंने, फिर संघर्ष जो अंतर्द्वंद है वो बताया, यानी कि व्यक्ति के समक्ष दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, दोनों में से एक का चयन करना, ये होता है संघर्ष अंतर्द्वंद। अब उसके सामने दो परिस्थितियां हैं और वो एक का चयन कैसे करे। ठीक है, और ये दो तीन प्रकार के होते हैं कुर्तलेविन के अनुसार, उपागम उपागम संघर्ष, परिहार परिहार संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये समझ में है। अब चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, आप उनके मेरे को आंसर बताना दोस्तों की समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि पता चले ये टॉपिक। अब देखो भग्नाशा, ये कुंठा
क्या है बगनासा जो कुंठा है, ये एक ही है, ये क्या है? सबसे पहले तो देखो बगनासा का सबसे बड़ा जो आंतरिक कारण है वो पूछे कौन सा बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है, वो मानसिक संघर्ष को माना गया है। इंपॉर्टेंट मानसिक भाई संघर्ष है तभी तो वो सबसे ज्यादा अंदर का है, आंतरिक कारण है ये बगनासा का कुंठा का। अब देखो बगनासा कुंठा क्या है, बार बार कोशिश करने के बाद भी जब प्राणी असफल हो जाता है, कितनी भी कोशिश करे, बार बार असफल कोशिश करा फिर भी वो बार बार असफल हो रहा है, तो वह अपने आप में विश्वास भी खो बैठता है, निराश भी हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पर इस प्रकार के भी, क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रहे हैं और फिर भी वो असफल हो रहे हैं और फिर वो विश्वास को खो दे रहे हैं, अपने आप को निराश हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, हार कभी नहीं मानना चाहिए। हमेशा ये मत सोचो कि हमारे सामने वैकेंसी है या ये तभी हम पढ़ते रहियो, अगर नहीं लग रही है नौकरी तो तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी दोस्तों। क्योंकि सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आप लोगों ने विश्वास खो दिया तो कुछ नहीं हो सकता, विश्वास जरूरी है, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। बगनासा या कुंठा का देखो कैसे व्यक्ति होता है वो इसमें आता है, इसका जो शिकार होता है। अब आप कुछ होंगे इसमें अपने ऊपर ही ले लो, या फिर नहीं ऐसा होता है, कोई आपके आस पड़ोस में भी इस प्रकार के बगनासा या कुंठा के शिकार होंगे। मान लो अब कोई बच्चा है वो बार बार कोई कंपटीशन एग्जाम देता है और वो हर बार 1 या 2 अंक से रह जाता है, मतलब पीछे वो 1 या 2 अंक से असफल होता है, तो ऐसी परिस्थिति में बालक है वो आंतरिक बगनासा उत्पन्न कर देती है। बालक में आंतरिक जो बगनासा उत्पन्न करती है, तो ये एक कहते हैं ना बगनासा का सबसे आंतरिक कारण, सबसे बड़ा जो आंतरिक कारण है वो मानसिक संघर्ष ही माना गया है। देखो जेम्स ड्रेवर के अनुसार या कुंठा या बगनासा क्या है, देखो किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाना, रुकावट आना उसमें, वो ही कुंठा है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। गुड के अनुसार किसी इच्छा या आवश्यकता के मार्ग में उत्पन्न जो संवेगात्मक तनाव वो बगनासा है। गुड के अनुसार बगनासा 2 प्रकार के बताए हैं, एक होता है बाहरी बगनासा और एक आंतरिक बगनासा। और बाहरी बगनासा में क्या होता है, उसको कोई जो बाहरी बाधा है वो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है दोस्तों, जैसे भौतिक बाधाएं आ गई, नियम आ गए, कानून, ये सारे इनको हम बाहरी बगनासा के नाम जानते हैं। फिर देखो आंतरिक बगनासा, ये व्यक्ति के स्वयं के अंदर होती है, जैसे भय डर है ना, वो व्यक्ति को निर्धारित लक्ष्य जो होते हैं उनकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है, जो अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। फिर देखो दुश्चिंता, देखो इसमें सबसे पहले तो दुश्चिंता में ये ध्यान रखना, जो सिगमंड फ्राइड है ना, इनके ये मनोविज्ञान में दुश्चिंता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया दुश्चिंता में, सिगमंड फ्राइड ने। और इन्हीं सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की जो अतृप्त इच्छाएं है वो स्वतः ही कहाँ चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है, और फिर वो निरंतर चेतन मन में आने का प्रयास करती है दोस्तों। तो देखो चेतन और अचेतन मन के मध्य, इनके बीच में जो संघर्ष में स्थिति होती है उसी को दुश्चिंता कहते हैं। कि दुश्चिंता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला ध्यान रखो सिगमंड फ्राइड, और इन्हीं फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की जो अतृप्त इच्छाएं है वो स्वतः ही कहाँ चली जाती है, वो अचेतन मन में चली जाती है, और फिर निरंतर चेतन मन में आने का भी प्रयास करती है। तो यही देखो चेतन और अचेतन मन के मध्य इन्हीं संघर्ष में स्थिति को दुश्चिंता कहते हैं। इसी दुश्चिंता को ना जो सीडी स्पाइलबर्गर है उन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक शील गुण दुश्चिंता, एक विशिष्ट दुश्चिंता। अब देखो चेतन और अचेतन मध्य के बीच में जो संघर्ष में स्थिति होती है उनको दुश्चिंता कैसे कहते हैं। अब देखो मैंने कहा पहले वो अचेतन मन में चल जाता है, फिर चेतन मन की ओर आने की कोशिश करता है। कैसे, एक उदाहरण देकर समझाती हूँ मैं। एक लड़का है वो मान लो आरएस बनना चाहता था और उसने बहुत तैयारी की, वो आरएस नहीं बन पाया। अब ऐसे लोग उसकी ज्यादा आयु हो गई थी, इस कारण वो मान लो आरएस नहीं बन पाया। वो काफी टाइम तक तो इस सदमे में रहा कि मेरा सपना पूरा नहीं हो, इस प्रकार वो, और फिर वो थोड़े टाइम बाद में यानी कि वो बुलाने की भी कोशिश कर, भूल गया। फिर क्या होता है ऐसे लोग, जब वही बंदा 50 साल की आयु में होता है तब उसका एक मित्र आता है, वही मित्र मिलता है कि पता चलता है कि ये आरएस बन गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके सामने जो उसका सपना था वो आ जाता है दोस्तों, जो उसने सपना देखा था। और यही जो उस समय उसके सामने स्थिति आती है वो ही परिस्थिति क्या कहलाती है, दुश्चिंता कहलाती है। कि वो भूल चुका था और उसका दोस्त जब आरएस बनकर 50 साल का होता है उसके सामने आता है तो वापस उसके सामने वो ही सपना आ जाता है। फिर देखो दबाव, स्ट्रेस, ये सभी को पता होगा कि स्ट्रेस क्या है, कैसे आता है। तो एक लाइन मैंने लिखी है इम्पोर्टेंट, कि दबाव प्राय प्रतियोगिता के कारण होता है। कैसे, आगे देखो, आशंका, भय आदि दबाव को बढ़ाने में मदद करते हैं, और कई बार आत्मसम्मान को बचाने के लिए भी व्यक्ति क्या है, दबाव महसूस करता है।
अर्थात इसको अच्छे से समझना कि दबाव प्राय प्रतियोगिता का कारण है और कई बार आत्मसम्मान को बचाने के लिए भी व्यक्ति दबाव महसूस करता है। मैं इसका उदाहरण देकर बताऊंगी तब पता चलेगा कि कैसे व्यक्ति दबाव महसूस करता है। अर्थात परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दबाव महसूस करता है। कि दबाव स्ट्रेस कैसे आता है, अब एक मैं उदाहरण देती हूँ कि प्रतियोगिता की बात हो रही है, तो अब आप लोग कि जब दौड़ लगाते हैं, दौड़ प्रतियोगिता होती है, तब उसी प्रतियोगिता में बालक के मन में क्या आता है कि प्रथम स्थान आने का वो दबाव रहता है बालक के मन में, क्योंकि उसी बालक को उस प्रतियोगिता में क्या करना है, सफलता प्राप्त करना है और अपने आत्मसम्मान की भी क्या करनी है, रक्षा करनी है। तो वही देखो कि कई बार व्यक्ति आत्मसम्मान बचाने के लिए भी व्यक्ति दबाव महसूस करता है कि अगर मैं फर्स्ट ना आया, अगर मैं इसमें सफल ना हो पाया, इस प्रकार वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करता है। फिर लास्ट देखो अवसाद या विषाद, डिप्रेशन। अवसाद जो विषाद है, जो डिप्रेशन है, इसका तो पता होगा आपको कि अवसाद कैसी परिस्थिति है कि एक ऐसी मानसिक स्थिति है दोस्तों, जो स्थायी मानसिक विकार, जिसमें कि व्यक्ति को अकेलापन हो गया, उदासी, निराशा, ये सारा यानी कि आत्मविश्वास में कमी सी महसूस होती है, जो डिप्रेशन में होता है। अब मैंने यहाँ पर अवसाद के थोड़े कारण लिखे, शारीरिक हो गया, आनुवंशिक, मनोसामाजिक, जैव रासायनिक असंतुलन, ये सारे ही अवसाद जो डिप्रेशन है इनके कारण है। इनके अलावा भी देख लो दोस्तों और क्या होता है, अगर कोई हादसा में कोई बहुत ज़्यादा उसका प्रियजन है, वो उसका बिछुड़ जाना, या फिर ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना, या फिर कोई बीमारी होगी, नशा हो गया, इनके अलावा और कुपोषण, बेरोजगारी, बीमारी, ये सारे ही डिप्रेशन के जो अवसाद है, विषाद, इनके कारण है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बंदा डिप्रेशन में आता है तो जो अवसाद है, जो विषाद है, जो डिप्रेशन में आते हैं, वो लोगों को मरने जैसी स्थिति में पहुंचा देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखना, साइकोजेनिक डेथ भी कहते हैं। चाहे तो ये लाइन लिख लो, अगर कोई है डिप्रेशन में तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इससे बचना है तो अच्छी नींद लेनी चाहिए, योगासन वगैरह सारे करने चाहिए, और परिवार के साथ अच्छे से जुड़ा रहना चाहिए, और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, ज़्यादा दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक लाइन यहाँ पर लिख देती हूँ कि अवसाद लोगों को मरने जैसी स्थिति में पहुंचा सकता है, इसलिए इसे साइकोजेनिक डेथ कहते हैं। ठीक है, साइकोजेनिक डेथ भी कहते हैं। ये कुसमाइजन के कारण मैंने बता दी थी। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने पहले वाली क्लास में आपको करवाया हुआ होगा, जिस हिसाब से आपने अच्छे से किया है तो आप इनके भी आंसर दे सकते हो। नहीं की है वो पहले वाली क्लास जरूर देखना, कि जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे कहते हैं। मैंने ऐसे करवाया कि बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो क्या कहते हैं, ये भी करवाया। तो बताओ, दमन या प्रक्षेपण या प्रतिगमन या तदात्मीकरण। और तदात्मीकरण का मैंने एग्जाम्पल दिया था, किशोरावस्था में इसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इस किशोरावस्था में जो बालक होते हैं वो किसी कोई हीरो हो गया या कोई महान पुरुष हो गए, उनको यानी कि उनका अनुकरण करते हैं, उनको ही अपना गुरु मान लेते हैं। प्रक्षेपण की अपनी कमियां या फिर अपने दोष है उनको दूसरों पे डालना, यानी कि अपने दोषों को दूसरों पे मंड देना, जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और दमन देखो, इसका आंसर क्या होगा, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करते हैं तो इसे कहते हैं दमन। यानी कि जब कोई व्यक्ति, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो उनका दमन करके समायोजन करने का प्रयास करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना, आपकी बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है। अभी मैंने करवाया है पीछे कि बगनासा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है, क्या नैतिक आदर्श, परिस्थिति, क्या मानसिक संघर्ष। आप बताना इसका उत्तर। अंगूर खट्टे है किसका उदाहरण है दोस्तों, क्या दमन का है, प्रतिगमन का है, प्रतिक्रिया निर्माण का है, या युक्तिकरण का है। मैंने आपको करवाया होगा, ये याद करो कि कोई चीज ना मिलने पर उसको ही बता, जैसे अंगूर नहीं मिले तो बता दी कि अंगूर खट्टे ही है। दमन हो नहीं सकता, दमन का मैंने अभी बताया। प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण, इन तीनों में से आप बताओ कौन सा होगा। देखो, युक्तिकरण है, इसको औचित्य स्थापन की विधि भी बोलते हैं, तार्किकरण भी बोलते हैं, तर्क संगतिकरण भी बोलते हैं। और मैंने पिछले वाली क्लास में इतने अच्छे से समझाया इनको, एक्सप्लेन अच्छे से कर करके। यानी कि युक्तिकरण होगा अंगूर खट्टे है का उदाहरण, या कि कोई इसमें देखो जो कोई अपनी सफलता है उसका जो वास्तविक कारण है उसको छुपाने की कोशिश करता है, इसमें अपनी सफलता के वास्तविक कारणों को छिपाता है और उसी वस्तु या पद में दोष लगाने की कोशिश करता है। मैंने अच्छे से समझाया था, जैसे कि अपनी पसंद की कोई लड़की है, कोई लड़का उससे शादी करना चाहता है, तो या वो लड़की मना कर देती है तो उसमें ही कमी निकाल देगा।
अब बताओ दमन एवं शमन किसका प्रकार है? क्या अभिप्रेरणा विधियों के है, क्या रक्षा युक्तियों के है, क्या समायोजन विधियों के, शिक्षण विधियों के है? मैंने समायोजन में बहुत अच्छे से दमन शमन ये सारे इनको करवाए हैं, जिसमें कि मैंने बताया था रक्षा युक्तियां समायोजन की सारी उसमें करवाए थे। प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय करवाए थे, जो अप्रत्यक्ष उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपको हर हाल में करना ही चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड 2010 साइंस में पूछा गया है और मैंने अच्छे से समझाया पहली वाली क्लास में उदाहरण देकर भी। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एडी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, उसने निम्न में से कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया है? क्या क्षतिपूर्ति का, दमन का, औचित्य स्थापन का? देखो औचित्य स्थापन इसको ही बोलते हैं, युक्तिकरण को औचित्य स्थापन विधि बोलते हैं। ये हो नहीं सकता, क्यों? युक्तिकरण में मैंने बताया कि दूसरे कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कि अपनी सफलता का जो वास्तविक कारण उसको छुपाएगा और जो वस्तु है दोष पद है उसमें दोष लगाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? दमन होगा नहीं, दमन का मैंने बता दिया। क्षतिपूर्ति होगा, क्योंकि एक छोटे कद की लड़की है, वो ऊंची हड्डी का सैंडल पहन के ही वो क्या करेगी, मतलब कद हाइट को अपना बड़ा दिखाने की कोशिश करेगी, वो क्षति जो उसकी पूर्ति कर रही है, यानी कि एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बताना कि पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है। क्या दबाव कहलाता है? क्या विकल्प का चयन, अनुक्रिया, समायोजन? बिल्कुल इजी है, ये तो कोई सोचने की है नहीं इसमें बताना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया सेकंड ग्रेड में। समायोजन की समस्या के कारण है, बताओ समायोजन की समस्या के कौन कौन से है? कुंठा, दुश्चिंता, तनाव, क्या सारे ही है मेरे को बताना। फिर अच्छे समायोजन की विशेषता है, बताओ अच्छा समायोजन की या ना कुछ समायोजन की, बोलो अच्छे समायोजन की पूछी जा रही है। क्या सहनशीलता है, क्या संवेगात्मक स्थिरता है, क्या आत्मविश्वास में कमी है, क्या अनियमित दिनचर्या है? तो आप बताना। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पर मैंने एक इसमें से उदाहरण देने की कोशिश की थी कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? क्या प्रतिगमन कहलाता है, क्या दमन कहलाता है, क्या प्रक्षेपण कहलाता है, क्या तादात्म्यकरण कहलाता है? आप मेरे को बताओ। दमन मैंने बता दिया, प्रक्षेपण भी मैंने बता दिया, प्रतिगमन क्या होता है ये भी बता दूं कि जो वर्तमान अपनी स्थिति है वो व्यक्ति को कैसे तनाव देती है कि कोई जो वर्तमान स्थिति मान लो अपने को बहुत ज्यादा परेशानी दे रही है, तनाव दे रही है, तो उससे बचने के लिए अपने पहले की पूर्व स्थिति की ओर लौट जाना प्रतिगमन है। जैसे एक उदाहरण लो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पहले वाली क्लास में समायोजन में इसको, कि किसी लड़की का ससुराल में मान लो झगड़ा हो जाता है तो मायके में जाकर अपनी माँ की गोद में शिशु की तरह लेट जाना, कि अगर वर्तमान स्थिति उसकी बुरी है, ज्यादा कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है, तनाव, तो वो पहले कैसे थी उस यानी कि आप ऐसे समझो कि भूतकाल में लौट जाएगी, तो माँ की गोद में बच्चों की तरह लेट जाना, शिशु की तरह से, तो वो होता है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? वो तो होता है प्रतिगमन। इसमें पूछा जा रहा है कि व्यक्ति द्वारा अपने अस्तित्व बुलाकर, ये किशोरावस्था में होता है तादात्म्यकरण, खुद के अस्तित्व को बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण या अवगुण है उनका अनुकरण करते हैं। यानी कि हीरो को अगर कोई किशोरावस्था में लड़का मान लो अपना गुरु या अपना कुछ भी मान लेता है तो उसका अनुकरण करेगा, उसी तरह बालों में हाथ फेरेगा उस प्रकार, तो वो होता है दूसरों का अनुकरण करना, चाहे वो गुण हो चाहे अवगुण हो, उनका अनुकरण करता है खुद के अस्तित्व को बुलाकर, वो होता है तादात्म्यकरण। क्योंकि ये आपको नॉर्मल लग रहे होंगे पर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से कुछ समझने को मिला है तो इससे क्वेश्चन आता है तो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों।